Hello. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Shall we start now? Yes, ma'am, sure. अच्छा, तुमने अभी चेक करके देखा? Yes, ma'am, मेरे को आ गया. कल हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, राइट? Yes, ma'am. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कि वन लाइक इवेंट जो प्रोबेबिलिटी है मींस वो अनदर जो पहले ही हैपन हो चुकी है उस पर बेस्ड है, देन वी कैन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वन इज जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, Yes, मींस कि प्रीवियस जो भी इवेंट है हैपन हो चुकी है वो उस पर बेस्ड है, मींस कंडीशन पर बेस्ड है. दैट मींस जो भी जिसकी भी हम फाइंड कर रहे हैं जो प्रीवियस पर बेस्ड है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज सेड टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और ये इसका फॉर्मूला है. अगर तो मैं ये इससे मैं कराऊँ क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो हम जहाँ भी रिक्वायर्ड हो वहाँ बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ. ओके sure, ma'am. नहीं, जहाँ पे clear है, ma'am. ठीक है. फॉर्मूला इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स हैपन मींस कि दोनों में कुछ कॉमन है. इट मींस कि हम उसके क्योंकि बेस्ड ही इंटरसेक्शन पर बेस्ड है. तो इसको हम या तो इस वे में यानी कि कार्डिनल नंबर्स को लेकर भी कर सकते हैं और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को लेकर भी कर सकते हैं. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कार्डिनल नंबर्स के बेस पर भी हम फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज फॉर प्रोबेबिलिटी को लेकर भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और मेन कंडीशन क्या है कि जो भी हम ले रहे हैं जिस इवेंट की भी हम फाइंड कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए. इस वन ठीक है, क्योंकि हम कब फाइंड कर सकते हैं इसको लाइक कि पी भी क्या है, नॉन जीरो हो. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, ma'am, sure. यहाँ पर मैं बिगनिंग से यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज गिवन बाय पी ए ऑब्लिक बी is equal to n a intersection b. Cardinal number means के number of elements in intersection over Yes, ma'am. number of elements in event b और number of favor जो outcomes हैं वो b में है, उससे हम डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली अगर हम b के लिए फाइंड करें लाइक a के लिए फाइंड करें जब b ऑलरेडी हैपेंड है, देन numerator we will have same but we divide this by cardinal number of a, and here p a oblique represent the probability of occurrence a given and b has occurred. Yes, ma'am. Are you getting? क्योंकि बहुत Yes, ma'am. सिंपलेस्ट वे में मैंने ये लाइक अभी तैयार किए हैं कि तुम्हें इजीली ये समझ आ जाए. जी मैम, ये अच्छी तरह आ रहा है समझ में. हाँ बोलो. मैंने कहा अच्छी हाँ तरह आ रहा समझ है. आ रहा है. ठीक है ठीक हाँ है, जी. ओके ओके. और हम जैसे कि अभी तो हम कार्डिनल नंबर के यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कार्डिनल नंबर की जगह कि अगर हमें लाइक जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है या फिर हम फाइंड कर लें और रिस्पेक्टिवली हम बी की या फिर जो भी ए की अगर हम फाइंड करें, पी बी ऑब्लिक एक फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की रिक्वायर्ड होगी. अगर पी ऑब्लिक बी फाइंड कर रहे हैं तो हमें पी बी रिक्वायर्ड होगी. तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले या तो गिवन होगी क्वेश्चन में या फिर हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. Yes, ma'am. यहाँ पे हमें समझना ये है कि जो भी जो ऑब्लिक गिवन है तो जो ऊपर है यानी कि यहाँ पे पे ए ऑब्लिक बी है
तो इस कंडीशन में क्या है कि ये अकरेंस ऑफ ए है व्हेन बी ऑलरेडी हैव, ठीक है, हम ए के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इन द गिवन बाय। तो अगर ए ऑलरेडी हैपन हो चुकी है और हम बी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको यूज करेंगे, और ए के लिए कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और हम एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। E and F be events of sample space S of an experiment, then we have like कि S के हम F के लिए फाइंड कर रहे हैं यहाँ S के में होल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम एंटायर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम एंटायर लेंगे यानी कि सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स हैं जो भी आउटकम्स हैं एंटायर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्लियर? यस मैम। हाँ, ये बेसिक फॉर्मूले से भी हमें क्लियर है कि अगर हम सारे यानी कि जितने भी आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस में हैं अगर हम ऑल एज अ फेवरेबल ले लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इफ A and B are any two events of sample space S and F is an event of S such that कि F non like probability of F non-zero है, then we can define it as probability of A union B oblique F we can find as by using the ये जो हमारा सम वाली जो प्रॉपर्टी है ना एडिशन रूल के थ्रू हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक F माइनस A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ऑब्लिक F, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हम यूनियन के लिए फाइंड करते थे। अगर हम इसके पर्टिकुलर कोई भी इवेंट हमें गिवन है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो हम इसको सेम वे पे ले लेंगे। यस मैम। और प्रोबेबिलिटी थर्ड यानी कि अगर हम कोई किसी कॉम्प्लीमेंट की फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए फाइंड कर लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम इससे एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं इसको। 2 डाइस एग्जाम्पल 1 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज टू बी फाइंड। ये हम आई थिंक कल कर चुके थे, कोई बात नहीं, फिर से हम इसको कर लेते हैं रिवाइज कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं और सम इज फाउंड टू बी 7 और उसमें सब 7 आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। इट मीन्स कि ये तो हमारी सेकंड कंडीशन हो गई कि नंबर उस पे जो सम है वो 7 आता है, तो हमें किसके लिए फाइंड करना है कि लाइक कम से कम एक बार हमारा 3 आया है उसमें, ठीक है। तब हम बाद में हम कैलकुलेट करें, पहले हमने 3 को मेन रखा है कि 3 आया है उसमें, उसके बाद सम क्या है 7 है। तो पहले ए को हमने ले लिया कि वो हम इंडिकेट करें इवेंट ए इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन इन विच 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हमने ए को फॉर्म कर लिया सेट ए को, देन बी इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विच सम अप टू 7, तो ए एंड बी को हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन। तो हम पहले पी ए फाइंड कर लेंगे, देन पी वी एंड इंटरसेक्शन, देन वील अप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। क्लियर? ये हम कल भी कर चुके थे बट कोई बात नहीं, ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे किसकी। एग्जाम्पल 2 में in a group of 100 computer buyers 30 bought CPU, sorry 40 bought CPU, 30 purchased monitor and 20 purchased CPU and monitor both. If a computer buyer chose at random and bought a CPU, what is the probability they also bought a monitor? तो पहला हमने ले लिया लाइक हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं लाइक जो CPU को बॉट करने वाले को, और बी को कर रहे हैं हम लाइक मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है बट मीनिंग इज सेम कि इसमें ए को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उन बायर्स को लाइक जो CPU बॉट कर रहे हैं, और बी
जो मॉनिटर बॉट कर रहे हैं, जो दोनों को, इट मीन्स के वो इंटरसेक्शन, ठीक है, यस मैम, दोनों जो बाय कर रहे हैं वो हम इंटरसेक्शन फॉर्म में ले लेंगे। तो अब हमें फाइंड करनी है इफ कंप्यूटर बाय चूज एट रैंडम एंड बॉट अ सीपीयू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आल्सो बॉट अ मॉनिटर, ये हमें फाइंड करना है। तो बाय द लाइक इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों बाय करते हैं उनका हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यस मैम, हाँ, इसमें लाइक क्योंकि 100 कंप्यूटर बायर्स हैं, है ना, उसमें से 40 बाय करते हैं सीपीयू 30 हो, तो इसने ये परसेंटेज की फॉर्म में ले लिया कि आउट ऑफ 100 हम ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यस हम सर, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको परसेंटेज फॉर्म में ही दिखाएं, हम 40/100 भी ले सकते हैं, मीनिंग इज सेम, ठीक है। यस मैम, परसेंटेज फॉर्म में लिखना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नेसेसरी नहीं है, बट इन्होंने क्योंकि हम 100 में से उनको ले रहे हैं इसलिए इसने परसेंटेज की फॉर्म में दिखा दिया, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। हम डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हैं, वही फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल ले लेंगे तो वही आ जाएगा 0.4। सिमिलरली ये आ जाएगा लाइक मॉनिटर के लिए भी, इंटरसेक्शन के लिए लाइक क्योंकि 20 परचेज करते हैं बोथ को, तो फिर ये इसलिए इसने 20% ले लिया, अदरवाइज हम 20/100 करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को भी, ठीक है। फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। मैम इसमें ये फॉर्मूला गलत नहीं है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी बी और जो ये ए है उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आना चाहिए? यस 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 यस। हम यहाँ पे अपना यूज कर लेंगे, चलो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, या कर लोगे इसको नहीं नहीं मैम, मेरे को आ गया। ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, हाँ, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आना चाहिए, यस, यस मैम, ठीक है। यहाँ पर ये जो पी बी की जगह पर पी ए ले लेंगे यहाँ। जी मैम, एक्चुअल में तो इसने यही किया है, यहाँ पे यूज तो वैल्यू वही की है, यहाँ पे इसने लिखने में मिस्टेक की है। यस मैम वही। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, यहाँ पर सिर्फ लिखने में मिस्टेक की है, यहाँ पे वैल्यू तो वही यूज की है इसने, पी ए की, हाँ जी मैम, वैल्यू नीचे ठीक है। 0.4 यूज की है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है, क्लियर। यस मैम, जहाँ भी तुम्हें लगे कि यहाँ व्हाइट बोर्ड रिक्वायर्ड है तो मुझे बता देना, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी। श्योर श्योर मैम। अब हम करेंगे बेस थ्योरम। Bayes theorem statement, let E1, E2 up to En be set of events associated with a sample space S where all the events have non-zero probability of occurrence. Then they form a partition of S. Let A be any event associated with S, then according to Bayes theorem. लाइक कि ये पार्टीशन फॉर्म करती है, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, E1 E2 En जो हम ले रहे हैं, सेट ऑफ इवेंट्स ले रहे हैं विद अ सैंपल स्पेस S, फिर इवेंट्स ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी है सभी की वो नॉन जीरो है, एंड दे फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ S। तो पार्टीशन ऑफ पार्टीशन यू नो वेरी वेल कि वो म्यूचुअली लाइक उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में भी, है ना। डिस्जॉइंट है मैम। हाँ, डिसजॉइंट है। तो ए हमने कोई भी एक इवेंट चूज की, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, देन अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये पी ई आई यानी कि वो ऊपर सभी इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ए, इसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, पी ई आई इंटू पी ए ऑब्जेक्ट ई आई ओवर समेशन पी ई के यानी कि जिसके लिए भी हम फाइंड कर रहे हैं इंटू पी ए ऑब्जेक्ट के, ये बेस थ्योरम है, ठीक है। अब हम ओके इसका मैम, प्रूफ कर लेते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे नोट्स में या जो भी रीडिंग है यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हो, बट मीनिंग इज सेम, ठीक है। ई ओके मैम। के की जगह मैं कुछ और सिंबल यूज कर रहे हूँ दोनों। जी जी। तो पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ले लेंगे, जो कि ये है हमारा पी ई आई इंटरसेक्शन ए ऑब्लिक पी।
अब मल्टीप्लिकेशन रूल में पहले करा दूं या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल, वैसे भी यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ऊपर से, इसका हम अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो अगर हम पी ई आई इंटरसेक्शन ए फाइंड करें तो पी ए को इसको हम यूज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से। मल्टीप्लिकेशन रूल आई थिंक मैंने कल कराया था, या एक बार मैं इसको करवा दूं यहाँ से, मैंने अभी दे रखा है यहाँ पे, ये यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ये तो वो मैम, ये तो फॉर्मूला का ही वो है ना? हाँ ठीक है, मतलब हम तो यहाँ यूज कंडीशनल कर रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी की बेस फॉर्मूला से थ्योरम है। में, मैंने इसलिए तो मैं बताया है कि ये फॉर्मूला ही है सिर्फ, हम यहाँ सिर्फ इसको यूज अच्छा करें इंटरसेक्शन, ठीक ओके है। ओके मैम, ठीक जी। हाँ, तो पी ई आई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी ए और ई आई लिख सकते हैं इसको, ठीक यस है। मैम, और टोटल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी ए, ठीक है, ओके। यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये मैं थ्योरम तुम्हें करवा दूं या फिर पता है, या फिर शॉर्ट में करवा दूंगी अगर इफ यू नीड इट, टोटल मैम प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में, थ्योरम ये सब। हाँ मैम शॉर्ट में ही करा दो आप। हाँ, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से अभी हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जी तुम्हें ये एक नोट्स की फॉर्म में ही दे दूंगी जो जो रिक्वायर्ड होंगे ना टर्म्स। अभी तो मैं जो मेन थी तुम्हारा जो टॉपिक्स देखते हुए जो नोट्स में थे ना, उनको देखते हुए मैंने ये ओके इजियर वे में ये प्रिपेयर कर दिया है। बाकी अभी जो छोटे छोटे जो हैं हमारी टर्म्स, तो उनके लिए मैं प्रिपेयर कर दूंगी कि इजीली तुम्हें समझ आ जाए। तो जी पी श्योर। ए हम ले सकते हैं, हाँ, समेशन के इज इक्वल टू 1 to up to n पी ई के इंटू पी ए ऑब्लिक ई के, यानी कि पी ए को इस वे में ले सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये यूज करना है, कुछ भी नहीं करना, यही हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लाइक जो हमारा मेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसी को यूज कर रहे हैं। और उसी में हमने क्या किया है, कुछ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर लिया है और टोटल प्रोबेबिलिटी, बस उसी को हम पुट कर देंगे तो हमारी बेस थ्योरम आ जाएगी, ठीक है। ओके यानी कि ये जो फर्स्ट में देखो ये है हमारा, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है, जो यस भी मैम। हम थोड़ी देर पहले किया था फर्स्ट इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि हमने जो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम यूज कर सकते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी रूल से हम पी ए की वैल्यू ले रहे हैं। बस वो दोनों ही इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में पुट करनी है, और यही हमारी बेस थ्योरम आ गई। क्लियर हुआ ये? ओके मैम, यस मैम, क्लियर? यस मैम। इसमें हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज अप्लाई किए, ये नेसेसरी नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए समझना चाहिए उसको समझ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, हाइपोथेसिस है जो हमने कंसीडर किए कि इस तरह की इवेंट हैं कि सभी की सभी डिसजॉइंट हैं। तो एक्चुअल में ऐसा हो ये नेसेसरी नहीं है, बट हमने सिर्फ अज्यूम किया है इसमें, ओके ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये नोट्स में तो तुम्हारा नहीं है, बट नेसेसरी नहीं है, सिर्फ हमारी बेस थ्योरम यहीं पे प्रूफ हो जाती है ये जो है, ओके मैम, ठीक है। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो रीड कर लेना अगर जी तुम्हें लगता है तो, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। ओके। बेस थ्योरम का प्रूफ वही है फॉर्मूला, लाइक एक दूसरे में, यानी कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एक कंडीशन में फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हम एक ही कंडीशन में गिवन है, ए की कंडीशन के लिए फाइंड कर सकते हैं, अगर बी के गिवन है तो ए के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए एंड बी दोनों की लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन हो, किसी भी एक इवेंट की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस थ्योरम हम वहां यूज करते हैं, जैसे है तो अगर हमें बी ऑब्लिक ए गिवन है और पी ए गिवन है, पी ये फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पी बी ऑब्लिक ए गिवन है तो हम, और पी ए उसमें पी ए इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, और पी और पी भी गिवन होगी, या फिर हमें हमारे पास सैंपल स्पेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे, और देन हम दूसरे की कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड। ओके। ये समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? ये समझ आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब हम इस एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं और अच्छे से। जी
पास पेपर्स जो तुम कह रहे थे ना, तो उनके कुछ इमेजेस मेरे पास सेंड कर देना, है ना? ठीक है, जी मैम। जो भी लेटेस्ट वाला है, फिर हम उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इससे तो हम समझ सकते हैं, बट हमें प्रैक्टिस भी करना मैंडेटरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना फिर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स को सिर्फ हम ऐसे अंडरस्टैंड करके ही माइंड में नहीं रख सकते, है ना, जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। तो ये तो फिर मैम तो ये जो सारी चीजें हैं वो तो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए है, कि इजीली यस माइंड में मैम। मतलब ये कंसेप्ट समझ आ जाए, और फिर बाकी का हम उसको फिर वर्क ऑन भी तो करना है ना हमें क्वेश्चंस पे। जी जी तो मैम। बेटर है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन, मान लो मेरे पास में मटेरियल में मैं दे दूं, बट हमें मेन यस क्या मैम। है, हमें अपने जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं हम उसको फॉलो करें। तो लेफ्ट टाइम में तो मेनली हम यस मैम। उन्हीं पे वर्क करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो जी जी यही मैम। करना है कि मुझे वो क्वेश्चंस दे देना। तो अगर मान लो कुछ भी छोटी मोटी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, या डेफिनेशन या कुछ भी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं उनके नोट्स प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, और और अभी मैं बाकी फिर देखूं हम या फिर सॉल्व फिर हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, समझ समझ के। ठीक है। मैम मैं पूछा था अभी मैं क्वेश्चन देखूं या फिर मैम थोड़ा जैसे एक यूनिट हो जाए उसके बाद देखूं कि एक यूनिट में से जैसे भी कौन तुम्हें से सही क्वेश्चन लगे। आए हैं। हाँ, पूरा यूनिट करने के बाद कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। ठीक है, यस मैम, क्योंकि फिर वो पता चल अब जाएगा हम ना मुझे कि कौन एग्जाम्पल, से क्वेश्चन कौन से हाँ यूनिट से। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी यूनिट कर लेते हैं हम। अच्छा ये बताओ, जो तुमने जी मुझे ये नोट सेंड किए थे, पूरी यूनिट के हैं? ये मैम ये यूनिट 1 के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी भी यूनिट्स गिवन है, उन्होंने दे रखे हैं तुम्हें? यस मैम। यस मैम, अच्छा नोट्स तो अच्छा, मेरे पास पड़े हैं ऑनलाइन। मैंने इसमें से तुम्हारे लिए, अभी मैं एक मिनट देखती हूँ, मैंने इसमें से प्रिपेयर किया है, बताती हूँ अभी। सारा तो नहीं प्रिपेयर हुआ, बट हाँ आज मैं फिर तुम्हारे लिए एंटायर के लिए प्रिपेयर कर दूंगी, जो भी तुमने ये नोट दिए ना। इसमें से बताती हूँ क्या क्या रहता है अभी। एक तो बूलियन इनइक्वालिटी रहती है, और कुछ एक थ्योरम्स रहती है, बेस थ्योरम हमने कर ली। यस मैम। और ठीक है ठीक है। यस मैम, मुझे ना उसमें दिक्कत आती है मैम, वो एक्सपेक्टेशन और उसमें एमजीएस में। एक्सपेक्टेशन में दैट्स वेरी इजी, वो तो मैं तुम्हें अभी व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ। उसको ना एक्सपेक्टेड ठीक। वैल्यू एक्चुअल में है क्या, वो मैं भी तुम्हें व्हाइट पे बताती हूँ। यस मैम, वो मैम मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी वो उसमें। कोई बात नहीं, मैं वो बहुत इजी है एक्चुअल में, काफी इजी है, बट वो हो सकता है कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत इजी चीजें वो कॉम्प्लिकेटेड वे में गिवन होती है तो वो समझ नहीं आती। यस तो मैम, वो पहले मैंने इसको रीडिंग समझ से लेते हैं ना। हाँ श्योर हाँ। सर। फिर मैं अभी थोड़ी देर में एक बार मैं ये तुम्हें करा दूं दोनों एग्जाम्पल, और ये बहुत सून हो जाएंगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये मैंने इजी वे में किया है, तो तुम्हें इजीली समझ ही आ रहा है। अगर जहाँ भी लगे मुझे व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, थोड़ी सी देर में ये हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही मीन बताऊंगी। ओके मैम। तो इसे और समझ लेते हैं हम। अ बैग I contain 4 white and 6 black balls, while another bag, मतलब फर्स्ट बैग में क्या है, 4 white हैं और 6 black balls हैं। अनदर बैग 2 में क्या है, 4 white हैं एंड 3 black balls हैं। वन ball is drawn at random from one of the bag, then it is found to be black. Probability, find the probability that it was drawn from first bag, यानी कि दोनों बैग में एक में 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं, सेकंड में क्या है 4 वाइट एंड 3 ब्लैक, और एक हमने बॉल लाइक ड्रॉ की उसमें से, तो वो ब्लैक है। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने ले ली, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग फर्स्ट, E2 the event of choosing bag second, and AB the event drawing a black ball. तो E1 E2 कि दोनों की यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है, क्योंकि टोटल बैग्स कितने हैं, 2 है, तो ईच की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ हाफ हो गई। ये क्लियर है, क्योंकि आउट यस ऑफ मैम। 2 बैग्स हम ले रहे हैं, या तो दोनों की हाफ हाफ हो गई। अब चूजिंग ब्लैक बॉल, ए हमने ली है कि इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पी ए ऑब्लिक E1, यानी कि हमने ब्लैक बॉल चूज की है फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो पी क्या इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, एंड दैट इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट बैग में से जो ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट बैग में ऑब्वियसली 6 ब्लैक बॉल्स हैं, और टोटल कितनी है, यस मैम। 10 है, ऑब्वियसली हमारी यस प्रोबेबिलिटी मैम। 3/5 हो गई। ऐसे ही अगर हम सेकंड के लिए फाइंड करें, ठीक है, तो सेकंड में क्या है, ब्लैक बॉल 3 है, टोटल 7 है। Now यस मैम। using Bayes theorem, probability of drawing a black ball from
फर्स्ट बैग आउट ऑफ 2 बैग्स, ठीक है। ये अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट विल बी P(E1)/A, यानी कि हम फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला बेस थ्योरम से हम यूज करेंगे P(E1) into PA/E1 ओवर PE1 into PA/E1 प्लस, यानी कि हम दोनों की टुगेदर लेंगे, यहाँ पे ना टोटल लेते हैं हम नीचे, तो PE2 into PA/E2। ये क्लियर हुआ या मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं? मैम ये तो सिर्फ बेस थ्योरम का वही लगा दिया ना, यस फॉर्मूला लगा एग्जैक्टली, हाँ दिया। ठीक ठीक है। है। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इसको तुम देख लेना इस एग्जाम्पल को, ठीक है, अगर समझ आता है तो ठीक है, इजी है तो समझ आ जाएगा, अगर फिर भी लगे तो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे लेटर। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, आई थिंक हम कल कर चुके थे, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लाइक इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं PB into PA/B। If A and B are two independent event, इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसमें लाइक कंडीशनल तो होगी नहीं, राइट, तो फिर हम उसमें क्या ले लेंगे, दोनों की सेपरेट का इंडिविजुअल का जो प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली तभी होगी जब वो डिपेंडेंट होंगी। तो इंडिपेंडेंट के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P इंटू PB। प्रोबेबिलिटी अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक प्रूफ भी है तुम्हारे नोट्स में, इसीलिए। तो प्रूफ हम पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लेंगे, जहाँ पर PB क्या नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B को हम इस वे में लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अब फॉर्मूले से ही, कि PB इंटू PA/B। और सिमिलरली PB/A को हम इस वे में लिख सकते हैं PB इंटरसेक्शन A ओवर PA, यहाँ पर PA भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन A को लिख सकते हैं PA इंटू PB/A। अब क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन ऑब्वियसली P इंटरसेक्शन B हो या PB इंटरसेक्शन A हो, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को हम इक्वल लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। like P intersection B is equal to PB into PA/B O is equal to PA into PB/A किया जाएगा, और दोनों A और PA और PB क्या नॉन जीरो है, और यही क्या है हमारा लाइक मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, ठीक है, तो या तो हम इस वे में कर लें, ये जो है इसके बाद, या तो हम, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल ये वाला, ठीक है, या फिर अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PB/A क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, क्योंकि उसमें A तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है वो, और PA/B क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो फिर वहां से हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। An urn contains 20 red and 10 blue balls. 2 balls are drawn from a bag, one after the other without replacement. What is the probability that both the balls are drawn red? That A and B denote the event that first and the second balls are drawn are red. And now we have to find the probability of P or like intersection, यानी कि दोनों की probability हमें find करनी है, और P into B. तो PA red balls in first row, फर्स्ट ड्रॉ में हमने रेड बॉल फाइंड की, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी थी, इसमें 20 थी, टोटल लाइक रेड बॉल्स 20 थी और टोटल 30 है।
अब क्या है कि ओनली एक हमने निकाली, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली अब रेड वॉल्स कितनी बची, 19 वॉल्स चाहिए, ठीक है, और 10 ब्लू वॉल्स बची, तो और टोटल हमारा 29 बचा। तो सेकंड वॉल को लाइक सेकंड की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू 19 होगा 29, दूसरी भी रेड होने की। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर? यस मैम, क्लियर। एडिशन रूल तुमने कहा था कि तुम्हें आता है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिर्फ। जी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझ लेते हैं पहले। इन प्रोबेबिलिटी द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट्स। There are different types of events such as independent events, dependent events, and mutually exclusive events, and so on. Up, if probability of occurrence of an event A is not affected by occurrence of another event B, then A and B are said to be independent events. इसको इस एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ डाई। इफ ए इज द इवेंट, द नंबर ऑफ अपीयरिंग इज ऑड, और बी क्या है नंबर, ये है मल्टीपल ऑफ 3, देन तो इसमें क्या है कि देखो दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल की क्या होना चाहिए, ए हमने इवेंट ले ली कि ऑड, और बी ले लिया मल्टीपल ऑफ 3। पी ए होगा ए, एक मिनट, ये है ऑड नंबर्स। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है पी ए, ऑड नंबर्स ऑब्वियसली इसमें 3 हैं, ठीक है, 1 3 एंड 5 है ना। पी ए हमने क्योंकि ऑड के लिए कंसीडर की है, ठीक। तो इसमें आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इसमें 3 हैं, 1 एंड 3 एंड 5। तो पी ए आ गई हमारी 3/6 यानी कि 1/2। अब पी बी हम फाइंड कर लेते हैं। ये बी क्या है, इवेंट के उसमें मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो ऑब्वियसली ये 2 है, एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया, ये हो गया। अब A and B is the event, the number appearing is odd and multiple of 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक है, यानी कि नंबर इटसेल्फ, यानी कि 3 है। सिर्फ एक ही इसमें ऐसा आउटकम है कि ये ऑड भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो इसलिए P A इंटरसेक्शन B क्या है, 1/6 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है, नंबर अपीयरिंग ऑड भी हो और वो मल्टीपल ऑफ 3। तो A ऑब्लिक B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B ऑब्लिक ओवर PB। क्लियर? वैल्यूज पुट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो P A ऑब्लिक B क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए करके हम फाइंड कर लेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट का मीन्स तुम्हें समझ आ गया, जब एक दूसरे को वो इफेक्ट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर 2 इवेंट्स गिवन हैं तो एक दूसरे को, वो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती हैं, देन दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur at same time। और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नेवर हैव एन आउटकम इन अ कॉमन। अब इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट में और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि वो, ये जरूरी नहीं है कि वो लाइक अलग अलग प्राइस की हो, ठीक है। इसमें कॉमन, हाँ,
और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कॉमन आउटकम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट की जो हम जो कॉमन की हो अगर हम फाइंड करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो पीबी इंटू पी होगी। बट अगर एक्सक्लूसिव के लिए, क्योंकि उसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इनके क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ट्रायल्स भी अलग अलग होंगे, ट्रायल्स भी इनके डिफरेंट होंगे, ये नहीं कि सेम हम उसमें ही कंसिडर कर ले इसको। इसमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, और जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी कॉमन की यानी कि इंटरसेक्शन की, वो 0 होगी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए इसको वेल अंडरस्टैंड करने के लिए, चलो समझ लेते हैं इसको। देयर इज अ रेड 6-sided fair die and blue 6-sided fair die. Both dice are rolled at the same time. Let A be the event that red dice result is even, and B be the event that blue dice result is odd. Are the event independent? अब देखते हैं कि ये है नहीं, ठीक है। Consider whether rolling an even number on the red die will affect whether or not blue die roll or no, क्योंकि वो डिफरेंट है, ठीक है। कि अगर उसमें एक में इवन आता है और दूसरी वाली में ऑड आता है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक पर इवन ऑड में से कोई भी आ सकता है, दूसरे पे भी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो वो दोनों को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम एक ही की बात करते हैं, है ना, अगर मान लो हम एक ही डाई होती, अगर उसमें इवन आता है तो ऑड नहीं आएगा, अगर ऑड आता है तो इवन नहीं आएगा, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करती। इसमें क्या है, दोनों अलग हैं, इसलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये समझ आ रहा है? यस मैम। अब जैसे कि मान लो फर्स्ट वाले हैं, यानी कि रेड डाई में इवन या ऑड कोई भी नंबर आया तो उस बी की वजह से तो वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। जी। जो दूसरी वाली डाई है उसकी वजह से तो वो चेंज नहीं होगा, इट सेल्फ में ही आएगा। ऐसे ही अगर बी में कुछ आएगा तो वो एक ही वजह से कुछ भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी, वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो दोनों इस केस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। जी मैम। इस एग्जाम्पल को देख लेना है ना, इनको रीड करके। जी मैम, मैं देख लूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो बता हाँ, इन दूंगा। एग्जाम्पल तो इजी है, समझ आ जाएंगे, और फिर भी अगर ओके तुम्हें लगेगा तो हम नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। मैम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इवेंट। Two events A and B are independent if PA/B is equal to PA/B dash, यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं। सिमिलरली हम A के कॉम्प्लीमेंट के ले लेंगे। अगर वो डिपेंडेंट हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मैम तो कॉम्प्लीमेंट ये का कहीं मतलब भी, यही हुआ ना? हाँ बोलो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही हुआ ना मैम, जो बी के अलावा बाकी सारे वो हैं यस यस एग्जैक्टली। आउटकम्स? जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे कि एक तो मैं चाह रही थी अभी, क्या है कि मैंने भी यही प्रिपेयर किया था कि तुम्हें कितना सून तुम्हें समझ आता है, फिर ये चेक करने के लिए कि मतलब डेमो में तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं। तो जी। अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है जैसे कि, तो फिर मैं एक क्लास क्या है तुम इवनिंग में ले सकते हो, ठीक है। कितने बजे मैम? ये सही है तुम्हारे लिए? आज के लिए डेली तो यस हम क्या मैम। कि इसी टाइम कर लेंगे, जब तक मैं तुम्हारे लिए जी। कुछ और प्रिपेयर कर दूं, ठीक है। और तुम मुझे क्वेश्चंस भी सेंड कर दो कि हम क्वेश्चंस पे वर्क कर लें, तो ये ठीक है तुम्हारे लिए? यस मैम। हाँ, कि अगर तुम कंटिन्यू करते हो तो मैं फिर लेट इवनिंग में रख पाऊंगी, ये पॉसिबल है? मैम डेली लेट इवनिंग में? नहीं डेली नहीं, डेली तो फिर मैं तुम्हारा इसी टाइम पे फिक्स कर दूंगी फिर, अच्छा अच्छा, 1 to मतलब आज के लिए 1 से सिर्फ? लेके 3 तक। हाँ, तो अभी तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि तो मैं कल तो हमारी मतलब ठीक से हुई नहीं थी डेमो, तो क्या अभी तुम सेटिस्फाइड हो नहीं हो, ये फिर तुम्हें भी देखना है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इस तरह से और प्रिपेयर करूँ तुम्हारे लिए, मैं करना है कंटिन्यू। तो जी अगर तुम नहीं, मैं कंटिन्यू करोगे कंटिन्यू तो करूँगा। आज के लिए मैं तुम्हें लेट इवनिंग में एक रख दूंगी, ठीक है।
और फिर ठीक क्या है है कि हाँ टुमारो से फिर मैं तुम्हारा 1 PM से 3 PM तक फिक्स कर दूंगी डेली के लिए। ओके मैम। हाँ तो तुम मुझे बता देना, ठीक है, कि अगर तुम्हें कंटिन्यू करना हो तो मैं कुछ मतलब पहली यूनिट का और प्रिपेयर कर दूं शाम की क्लास के लिए, और मुझे क्वेश्चंस भी सेंड कर देना। ओके ठीक है, पर मैम क्वेश्चन तो मैं बोल रहा था आपको कि पहली यूनिट कंप्लीट करके क्वेश्चंस कर लूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे एटलीस्ट सेंड कर देना तुम्हें, ठीक है, कि मैं उसके अकॉर्डिंग, यस जैसे मैम। मान लो भी मैं तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर करूंगी तो मुझे उसमें लगेगा कि भाई इसमें टॉपिक्स में तो गिवन नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो सिलेबस में तो मेन टॉपिक्स होते हैं, बट क्वेश्चंस में क्या है जी कि हमें पहले की क्लासेस के यानी कि जूनियर क्लासेस के हैं, कुछ +2 के हैं, तो वो भी हमारी टर्म्स यूज हो जाती है, जी जी जी। ठीक है, बट मेन टॉपिक्स में नहीं होते, तो एटलीस्ट मुझे वो दिखेंगे तो मैं वो भी तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके नोट्स में दे दूंगी, जैसे छोटी छोटी टर्म्स हैं कहीं कहीं, तो वो इसीलिए मैं चाह रही थी ठीक कि है मैम। क्वेश्चन सेंड कर दो, जब फिर हम क्वेश्चन करें तो मैं सारा कंसेप्ट पहले से क्लियर हो। ओके मैम, मैं ओके देखता हूँ। ठीक है। जी। ओके।